और अब सबसे पहले खबर संसद की, जहां पर कांग्रेस के सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वो जब भी सदन में कुछ भी बोलने के लिए खड़े होते हैं तो उनको बोलने नहीं दिया जाता है। उन्होंने ये बात तब कही जब सदन में राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए थे और कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में राहुल गांधी को नियमों का पालन करने की नसीहत दी थी। इस नसीहत पर राहुल गांधी कुछ बोलना चाहते थे, इसलिए वो खड़े हुए, तभी सदन की कार्यवाही ही स्थगित कर दी गई। राहुल गांधी ने बाहर आकर मीडिया से बात की और कहा कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया। लिटरली स्पीकर उठ के मतलब एकदम निकल गए मुझे, मतलब एक शब्द नहीं बोलने दिया। और पहले मेरे बारे में कुछ बोलना है, नीचे वो भी बिल्कुल पता नहीं क्या बोला, अनसब्सटेंशिएटेड। और फिर मतलब मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा कि देखिए मुझे बोलने दीजिए, आपने मेरे बारे में कुछ बोला है, घूम कर चले गए और कोई मतलब अर्जेंट कर दिया, कोई जरूरत नहीं थी। तो अब पता नहीं मतलब स्पीकर की क्या थिंकिंग है, क्या अप्रोच है, बट सच्चाई ये है कि हमें नहीं बोलने देंगे। और हम हमारी पार्टी विपक्षी मेन पार्टी है, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ, तो ये बिल्कुल नॉन डेमोक्रेटिक स्टाइल से चलाया जा रहा है। राहुल गांधी ये शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है, नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से चलाई जा रही है संसद। लेकिन बोले क्या थे ओम बिरला, ये भी आपको बताते हैं। ओम बिरला ने कहा था कि आप सभी से अपेक्षा की जाती है कि आप सदन में सदन की मर्यादा और शालीनता की उच्च मानदंडों को बनाए रखें। सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटना है, ये सदस्य और उनके आचरण सदन की उच्च परंपरा के अनुरूप नहीं है। इस सदन में पिता, पुत्री, माँ, बेटा और पति पत्नी सभी सदस्य रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में मेरी नेता प्रतिपक्ष यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन से ये अपेक्षा है कि नियमों के तहत सदन में आचरण और व्यवहार करें। कई घटनाएं जब मान्य सदस्यों के आसन सदन की उच्च परंपराओं मापदंडों के अनुरूप नहीं है। इस सदन में पिता पुत्री, माँ बेटी, पति पत्नी सदस्य रहें। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता परिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया काल संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें, जो सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इस सदन में विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखें। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करके राहुल गांधी का बयान और उनका वीडियो शेयर किया है। तो हमारे साथ में मौजूद हैं मेरे सहयोगी प्रशांत कुमार। प्रशांत, राहुल गांधी का जो आरोप है वो गंभीर आरोप है। संसद में पिछले दिनों राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो जब खड़े हुए बोलने के लिए उन्हें बोलने नहीं दिया गया है। ओम बिरला कह रहे हैं कि उन्हें आचरण जो संसद में रहना चाहिए उसका वो पालन नहीं कर रहे हैं। तो ये पूरा मामला क्या है? जैसे आज वो मौका था जब राहुल गांधी कुछ बोलना चाह रहे थे तो कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। आप लगातार पार्लियामेंट कवर कर रहे हैं, क्या आपको इस तरह की कोई बात पिछले दिनों याद है जब ऐसा हुआ हो? फिर नहीं नगमा, देखिए आज कुछ ऐसा तो नहीं हुआ जिसकी वजह से लोकसभा स्पीकर ने ये टिप्पणी की है। बेहद गंभीर टिप्पणी की। आपने अभी सुनवाया दर्शकों को कि लोकसभा स्पीकर ने क्या कहा है, लेकिन औपचारिक तौर पर यह भी नहीं बताया गया कि लोकसभा स्पीकर जिन घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं वो आखिर किन बातों की ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली, सबसे प्रमुख तौर पर लोकसभा अध्यक्ष उस दिन की ओर इशारा कर रहे थे। आपको याद होगा 18 मार्च को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में महाकुंभ को लेकर एक बयान दिया था और उस बयान के बाद लोकसभा में काफ़ी शोर शराबा मचा था, बहुत हंगामा हुआ था। उस वक्त राहुल गांधी खुद सदन में मौजूद थे और वो कुछ बोलना चाहते थे, वो कुछ पूछना चाहते थे प्रधानमंत्री से। उस वक्त लोकसभा स्पीकर ने ये व्यवस्था दी थी कि जो नियम 372 है लोकसभा के कंडक्ट का, उसके मुताबिक कोई मंत्री या प्रधानमंत्री अगर कोई बयान देता है तो उसके बाद आप काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते। उसको एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस ने बनाया था और केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने स्पीकर के खिलाफ भी उस वक्त बयान दिए थे। तो एक मुद्दा तो ये था जिस पर
स्पीकर को काफ़ी आपत्ति थी, वो पहले भी इस बात का जिक्र कर चुके थे, तो आज उन्होंने इस घटना का जिक्र किया। 2-3 और घटनाएं बताई जा रही है जिसको लेकर स्पीकर काफ़ी नाराज़ थे और वो पहले से इन घटनाओं को देखते आ रहे थे। पिछले एक हफ्ते में 2-3 ऐसी घटनाएं घटी हैं। अब अमित मालवीय हैं, बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है एक्स पर, जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए लोकसभा में दिखाई दे रहे हैं और अमित मालवीय ने उस पर काफ़ी तीखी टिप्पणी की है। तो बीजेपी भी कुछ घटनाओं की ओर इशारा कर रही है, लेकिन औपचारिक तौर पर अभी तक ये नहीं बताया गया है कि स्पीकर आखिर किन घटनाओं की ओर इशारा कर रहे थे जिसके चलते उन्हें काफ़ी इतनी गंभीर टिप्पणी करनी पड़ी। और उसके बाद राहुल गांधी ने बाहर आकर यही आरोप लगाया कि स्पीकर उन्हें बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, जिसके बाद करीब 70 कांग्रेस के सांसद लोकसभा अध्यक्ष से मिले भी। उन्होंने इसकी शिकायत भी की कि जब भी राहुल गांधी बोलना चाहते हैं उनका या तो माइक ऑफ कर दिया जाता है या सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है। तो ये मामला काफ़ी दिनों से चल रहा था, जिस पर आज लोकसभा अध्यक्ष ने टिप्पणी की और जिसके बाद राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया है। जी, तो लोकसभा अध्यक्ष की ये टिप्पणी है कि आचरण को बनाए रखें, इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो किस आचरण की ओर इशारा कर रहे हैं। और कांग्रेस के बाकी जो सदस्य हैं, जो सांसद हैं, वो उन्होंने आज इस लेकर शिकायत दर्ज कराई है। धन्यवाद आपका प्रशांत। राहुल गांधी के भी गंभीर आरोप हैं और लोकसभा अध्यक्ष ने भी इसका जवाब दिया है। आगे बढ़ते हैं मुंबई की खबर पे। मुंबई के अंधेरी वेस्ट के वर्सोवा इलाके में डी-मार्ट स्टोर में मराठी नहीं बोलने पर राज ठाकरे के नेतृत्व वाली एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने वहां के कर्मचारी की पिटाई की है और चेतावनी दी है कि दोबारा ऐसी हरकत मत करना। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें स्टोर कर्मचारी को एक ग्राहक से कहते हुए सुना जा सकता है कि मैं मराठी में नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ हिंदी में बात करूँगा, जो करना है कर लो। तो इस पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने कर्मचारी को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद सुपरमार्केट के कर्मचारी ने एमएनएस के नेताओं और कर्मचारियों से माफ़ी मांगी। आपको ये वीडियो दिखाते हैं और सुनाते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ। तुम्ही कुठे येणार? तू 1500 किलोमीटरवर कान पकड के सॉरी बोल. सॉरी बोलताय? कान पकड के सॉरी बोल. सॉरी बोल. सॉरी बोल. लवकर सॉरी बोल. मग तू मराठी का नाही बोलत? आधी मराठी बोलतो नंतर हिंदी बोलतो, हा काय नियम आहे? हा नियम काय आहे? हिंदी हा आता तुमको? हिंदी नाही येत तो फिर म्हणजे क्या तकलीफ है? तकलीफ काय मतलब? क्या दिक्कत है? मराठी माणसं हक्क पाहिलाय. तुम्ही कुठे येणार? तू 1500 किलोमीटरवर कान पकड के सॉरी बोल. मेरे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, एमएनएस के कार्यकर्ता जो कर रहे हैं वे पुराने दिनों की याद आ गई जब शिवसैनिक इस तरह की करते रहते थे और खास करके एमएनएस ने भी ऐसी कई हरकतें की हैं जहां पर वो मराठी को तरजीह देने को लेकर बाहर से आए लोगों पर भी और दूसरी भाषाओं पर भी हमलावर रहे हैं। एक बार फिर ये दिखाई दे रहा है इस तरह का हंगामा। वहां पर बात क्या हुई थी और एमएनएस की इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया है? अब देखिए, जिस तरीके से हमने पहले भी देखा है कि एमएनएस का है या शिवसेना का है, एक अपनी राजनीतिक स्टाइल के तहत इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देती आ रही है। वहीं ये जो घटना है वर्सोवा इलाके की है, अंधेरी में है वो इलाका जहां पर डी-मार्ट स्टोर के अंदर एक एम्प्लॉय और एक कस्टमर के बीच में झड़प देखने को मिली। कहीं ना कहीं एक आर्गुमेंट हुआ वहां पर और एम्प्लॉय ने साफ तौर पे कह दिया कि मुझे मराठी नहीं आती, मैं तो सिर्फ हिंदी में बात करूंगा, आपको जो करना है आप कर लीजिए। वैसे में फिर जो कस्टमर था वो वहाँ के जो एमएनएस के कार्यकर्ता है उनको जाके मिलता है और इस बात की बताता है कि इस तरीके से मेरे साथ हुआ। कहीं ना कहीं मराठी को लेकर के ये पूरा विवाद खड़ा हुआ कि मुझे मराठी बोलनी नहीं आती, मैं नहीं बोलूँगा। और इसीलिए वहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो में साफ तौर पर एमएनएस के कार्यकर्ता और उस व्यक्ति के साथ जो कस्टमर था उसके साथ लेकर वहाँ पहुँचे और कहीं ना कहीं एक तरीके से धमकाया गया उसे और उसके साथ बदतमीजी की गई और ये कहा गया कि आपको मराठी सीखनी पड़ेगी और पहले तो आप इस विषय पर माफ़ी मांगिए। तो कहीं ना कहीं मराठी के नाम पर जो राजनीति है वो फिर एक बार मुंबई में देखने को मिल रही है, चाहे वो एमएनएस करती हुई दिखाई दे रही है या शिवसेना, क्योंकि आने वाले आगामी जो बीएमसी के चुनाव है उसको लेकर के बड़ा मुद्दा आने वाला है सामने। तो इसके ऊपर राजनीति तो देखने मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लॉ एंड हाँ जी सही कह रहे हैं आप, इसके ऊपर राजनीति हो रही है। बीएमसी के चुनाव में भी ये मुद्दा हो सकता है कि उठे। तो मराठा और मराठी भाषा, मराठा अस्मिता, मराठी भाषा को लेकर ये हंगामा या ये जो मामला है वो तूल पकड़ सकता है। धन्यवाद आपका।
2018 के बाद से देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स में जजों की जो नियुक्तियां हुई हैं उनमें से 78% अगड़ी जातियों के हैं, 12% ओबीसी जज हैं, जबकि एसटी और एससी और अल्पसंख्यक जज बस 5% हैं। ये जानकारी कानून मंत्रालय ने बीते हफ्ते लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए दी है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने ऊंची अदालतों में नियुक्तियों में सामाजिक विविधता, डाइवर्सिटी के बारे में सवाल पूछा था। पता चला कि बीते 7 सालों में जो 715 हाईकोर्ट जज नियुक्त किए गए हैं अलग अलग राज्यों में, उनमें से 551 जज अगड़ी जातियों के हैं। 715 में से 551, 89 जज ओबीसी हैं, 37 अल्पसंख्यक हैं और 22 जज दलित हैं और 16 जज आदिवासी हैं। यहाँ ये साफ कर दें कि न्यायपालिका में आरक्षण नहीं है, लेकिन ये अपेक्षा बार बार की जाती है कि जिसे सामाजिक बराबरी कहते हैं या फिर जिसे डाइवर्सिटी का नाम दिया जाता है, उन पर ऐसी संस्थाएं खुद अमल करेंगी और यहाँ पर तमाम तरह के तबकों का प्रतिनिधित्व होगा। इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या हमारी कॉलेजियम जो नियुक्ति करती है जजों की, ये सामाजिक समरसता सुनिश्चित करने में नाकाम रही है। इत्तेफाक से कल ही जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में राज्यसभा में ये बात उठी कि कॉलेजियम अपनी ड्यूटी पूरी करने में नाकाम है। बहरहाल न्यायपालिका में सामाजिक विविधता के मुद्दे पर एनडीए के सहयोगी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा से बात की है हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा ने। हाईकोर्ट में ऊंची जाति के जजों की संख्या जो है 78% है, कानून मंत्री का ये बयान है, आप कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल सही कहा उन्होंने। सिर्फ हाई कोर्ट्स नहीं, सुप्रीम कोर्ट की भी यही स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो वंचित समाज के लोग हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या ओबीसी, इन वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व जज के रूप में बिल्कुल नगण्य होता है। तो सच है, स्थिति तो यही है। और इस स्थिति के रहते हुए वंचित समाज के लोगों को न्याय कभी मिल ही नहीं सकता है। इसलिए इस पर निश्चित रूप से विचार होना चाहिए कि उनका प्रतिनिधित्व कैसे बढ़े। रामदास अठावले ने कहा है कि जुडिशरी में आरक्षण की मांग वो उठाते रहे हैं, इस पर विचार होना चाहिए फिर से। देखिए, उसके लिए कई तरह का सॉल्यूशन है, लेकिन अल्टीमेटली यही है कि रिप्रेजेंटेशन समाज के सभी वर्गों का वहाँ होना चाहिए, एप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और इसके लिए सरकार या सुप्रीम कोर्ट खुद ही उसको जो स्टेप्स लेना हो लेना चाहिए। तो केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के नेता रामदास अठावले ने सीधे न्यायपालिका में आरक्षण का मुद्दा उठाया है। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट में वहाँ मतलब ऊंचे जाति के लोग वहाँ है, लेकिन कुछ लोग ओबीसी समाज के भी है, कुछ लोग शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के भी है। ये संख्या बहुत कम है। उसके लिए जरूर सरकार की तरफ से हमारी कोशिश चल रही है। तो उसके लिए मतलब जुडिशरी में रिजर्वेशन नहीं है, बाकी के क्षेत्रों में रिजर्वेशन है। वहाँ तो एससी एसटी ओबीसी के लोग बहुत बड़ी संख्या में है, लेकिन जुडिशरी में कम है, बात सही है। उसके लिए जरूर सरकार की तरफ से प्रयास हो रहा है और जुडिशरी ने भी आरक्षण होना चाहिए। ये बहुत दिनों की हमारी मांग है। तो ये महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए? उसके लिए अभी क्या, उसके लिए कोई टेक्निकल और लॉजिकल डिफिकल्टीज है। बहुत बार ऐसा प्रयत्न हुआ है, लेकिन अगर रिजर्वेशन ना भी हो, लेकिन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के जो भी हमारे एक्सपर्ट लोग हैं, जो भी अच्छे जज है, उनकी अपॉइंटमेंट वहाँ होनी चाहिए। और उसमें रिजर्वेशन ना भी हो, लेकिन मैक्सिमम लोगों को भरने के लिए जरूर सरकार की तरफ से भविष्य में कोशिश हो सकती है। तो राजनीतिक सहमति आपको लगता है जरूरी होगा, इसके लिए कोशिश होनी चाहिए? हाँ, तो मतलब इसलिए कोशिश होनी चाहिए। इसके लिए सब लोगों का सपोर्ट तो है ही है, लेकिन इसमें लिए जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसमें कोई गाइडलाइन है, और उस गाइडलाइन के माध्यम से वहाँ नाम चयन होते हैं। जिस तरह भी बहुत ही जल्द हमारे भूषण गगोई साहब है, ये जो हमारे महाराष्ट्र के हैं, और अभी वो सुप्रीम कोर्ट में जज है। अभी मई महीने में वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे। मतलब गोपाल कृष्णन के बाद पहला नंबर, मतलब दूसरा नंबर उनका रहेगा। तो ऐसा मौका अनेक लोगों को मिल रहा है, लेकिन वो संख्या का कम है। वो संख्या बढ़ाने के लिए जरूर सरकार के तरफ से प्रयत्न किया जाएगा। और आरक्षण होना चाहिए जुडिशरी में? आरक्षण होना चाहिए, वो तो हमारी प्राइवेट एज ए पार्टी हमारी मांग है। अभी सरकार के लिए थोड़ा डिफिकल्टी है,
लेकिन जुडिशरी में और प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण होना चाहिए, ये हमारी मांग है। जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। संसद भवन से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। हमारे साथ इस वक्त इस पर बातचीत के लिए, समझने के लिए इस मसले को जुड़ गए हैं संविधान विशेषज्ञ फैज़ान मुस्तफ़ा साहब। फैज़ान साहब, रामदास अठावले तो एक तरह से आरक्षण की मांग कर रहे हैं और हमने सुना उपेंद्र कुशवाहा को भी जो कह रहे हैं कि यहाँ सामाजिक समरसता नहीं है, सामाजिक गैर बराबरी दिखाई देती है हाई कोर्ट्स में। और वो आंकड़े दिखा रहे हैं कि जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा अपर कास्ट जो है अगड़ों की का वहाँ पर दबदबा है। तो ऐसे में जो सामाजिक न्याय की उम्मीद हाईकोर्ट से कैसे की जाए, इसका क्या उपाय देखा जाए? और कॉलेजियम कहीं लगता है कि नाकाम रही है इस विविधता को शामिल करने में। नगमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दरअसल इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि भारत अब विश्व के शायद सबसे बड़े अनइक्वल देशों में शामिल होता जा रहा है। जो डिस्पैरिटीज हैं समाज में और इनइक्वालिटीज हैं, इनकम इनइक्वालिटीज खास तौर से, वो इतनी बढ़ती जा रही। अब दरअसल बात यह है कि अगर जज सारे समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जो वो समझ ही नहीं सकते, क्योंकि वो उस प्रोसेस से नहीं गुजरे हैं। जैसे अमेरिका में ये कहा जाता था कि अगर आप ब्लैक जज नहीं हैं तो जो डिस्क्रिमिनेशन ब्लैक्स के साथ होता है वो आपका लाइफ एक्सपीरियंस ही नहीं है, इसलिए आप उन मामलात में पूरी तरह न्याय नहीं कर सकते। ये कहना कि हमारे यहाँ जुडिशरी में आरक्षण नहीं है पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि आरक्षण हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में और हायर जुडिशियल सर्विसेज में है। आरक्षण नहीं है हमारे यहाँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। जी। अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये कहना कि कोलिजियम की वजह से इतना डिस्पैरिटी है कि अल्पसंख्यक और एससी और एसटी 5% हैं, ये बात पूरी तरह सही नहीं होगी। इसलिए क्योंकि जब सरकार नॉमिनेट करती थी जजेस को चीफ जस्टिस के सलाह मशवरे से, तब भी हालात कोई बहुत अच्छे नहीं थे, बल्कि अब शायद थोड़े बेहतर हैं। पर फैजान साहब तो इसलिए मैं कह रहा हूं बेहतर हैं जी कि अक्सर कोलिजियम के फैसलों में वो लिखते हैं कि गो के मुझे ज्यादा अच्छा लगता नहीं है कि ये बात लिखी जाए कि साहब ये जज जो है वो बैकवर्ड क्लास और अंडर प्रिविलेज सेक्शन के हैं, इसलिए हम इनको जज बना रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं फिर एक रिफ्लेक्शन है कि ये मेरिट पे नहीं आ रहे, हम रिप्रेजेंटेशन देने के लिए ऐसा कर रहे हैं। जबकि प्राइमरी कंसिडरेशन सुपीरियर जुडिशरी, जो कि वो वर्ड उतना सही नहीं है, हम ये कहें कॉन्स्टिट्यूशनल जो जजेस हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, उनके लेवल पे नहीं होना चाहिए। बट नगमा जी, हमारे देश में असलियत ये है कि हम किसी भी चीज को ट्विस्ट कर देते हैं जी। जैसे अक्सर औरतों को रिप्रेजेंटेशन देने के चक्कर में हमने बहुत अच्छे मर्द जज जो थे, जो इंडिपेंडेंट होते ज्यादा और फैसले करते निडर होकर, उनको हमने काटने के लिए अक्सर विमेन जजेस का सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट किया, जिसका बेसिकली असर ये हुआ कि बहुत कॉम्पिटेंट और अच्छे मर्द जज जो थे वो सुप्रीम कोर्ट नहीं आ पाए। तो आप इसी तरह अक्सर हमने अल्पसंख्यक सो कॉल्ड अनरिटन कोटा के तहत ऐसे अल्पसंख्यक जजेस को लिया जो बहुत बेहतर नहीं थे, उनसे बेहतर जजेस अवेलेबल थे जिनको हम ले सकते थे। तो कहीं ना कहीं इस पूरी कोलिजियम की रिकमेंडेशन में डाइवर्सिटी फैक्टर अब वो कंसीडर करते हैं, जैसे वो रीजनल फैक्टर कंसीडर करते हैं कि साहब अभी जो उन्होंने एक जस्टिस बख्शी को लिया सुप्रीम कोर्ट में, जो कि बहुत अच्छे जज हैं, उन्होंने कहा साहब वेस्ट बंगाल से जस्टिस अल्तमश कबीर के बाद कोई मुख्य न्यायाधीश नहीं हुआ, इसलिए हम इन जज को ले रहे हैं।
अक्सर कहीं हमने बहुत अच्छे जजेस को छोड़ दिया क्योंकि हमने ये कहा साहब दिल्ली हाई कोर्ट से ऑलरेडी 3 जजेस हैं, या आंध्र प्रदेश के हम ये जजेस नहीं ले सकते। जी फैजान साहब, बीच में जरा सा एक और सवाल मैं इसमें जोड़ दूं तो कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि कॉलेजियम सिस्टम जो है वो पहले से बेहतर काम कर रही है, लेकिन एक डबल एज स्वॉर्ड भी है कि आप मेरिट भी देखेंगे और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के नाम पे आप किसी को नियुक्त कर दें, ये नहीं। जहां तक रिजर्वेशन की बात है, जिसे हम लोअर जुडिशरी कहते हैं, अब तक वहाँ पे है, हालांकि लोअर हाई जुडिशरी बोलना भी सही नहीं है, पर बहरहाल वहाँ पर है। लेकिन जब 715 हाई कोर्ट जज नियुक्त होते हैं और उसमें से 551 जज अगली जाति के होते हैं, तो कॉलेजियम में जो नियुक्ति होती है उनमें क्या कंसिडरेशंस होती हैं मोटे तौर पे? रीजनल डाइवर्सिटी, सोशल डाइवर्सिटी और मेरिट, इन सब चीज़ों को देखा जाता है। देखिए, कहते तो हैं कि हम सबसे ज्यादा मेरिट को कंसीडर करते हैं, लेकिन रीजनल कंसिडरेशंस सुप्रीम कोर्ट लाने के लिए बहुत ज्यादा देखी जाती है। हाई कोर्ट में ये फैक्ट है कि कई हाई कोर्ट्स में कास्ट डोमिनेशन है, कि कोई पर्टिकुलर कास्ट के जजेस कुछ हाई कोर्ट्स में ज्यादा हैं। अब इसको ये भी समझने की जरूरत है कि जैसे पहले औरतें लॉ करती ही नहीं थी, उसको मर्दों का सब्जेक्ट माना जाता था, तो आपके पास उतने कॉम्पिटेंट एक्सपीरियंस विमेन अवेलेबल नहीं है जिन्हें आप जज बनाएं। यही बात लागू होती है SC STs पे, कि उनके यहाँ इतने अभी आपके यहाँ वकील अवेलेबल नहीं है जिनकी अच्छी प्रैक्टिस चल रही हो, जिनको आप जज बनाना चाहेंगे। तो अब जी कुछ तो ये डिस्पैरिटीज कम होंगी, लेकिन डाइवर्सिटी के नाम पर मेरिट को अंडरमाइन कर देना, ये भी अपने आप में कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। और ये कह देना कि साहब अगर NJC होता तो ये समस्या नहीं होती। जो सरकारी नौकरियां हैं जहां आरक्षण है, वहां देखिए ना आप 80 सेक्रेटरीज में अगर 3 या 4 सिर्फ SC ST हैं, तो IAS में तो रिजर्वेशन है जी। आप ये देखिए कि चाहे यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स हों, वाइस चांसलर्स हों, हर जगह SC ST OBC अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व, जो उनका जनसंख्या में प्रतिनिधित्व है, उससे बहुत ज्यादा कम है। उसके बावजूद भी हम बार बार ये डिबेट करते हैं कि क्या आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए। अभी हम जो सीटें जितनी रिजर्व हैं उतनी भी हम नहीं भर पाते हैं। ज्यादातर जो SC ST हैं, अगर आप देखेंगे तो वो कहां से सीटें भरती हैं? आपने 4th ग्रेड एम्प्लॉइज और 3rd ग्रेड एम्प्लॉइज में उनको भर रखा है, जिससे संख्या बढ़ती है। जो टॉप है अभी, चाहे वो विश्वविद्यालयों का हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का हो, चाहे वो सरकार में हो, वहां पर इन समाज के दबे कुचले दलों का प्रतिनिधित्व अभी भी बहुत कम है। और उसकी वजह आप कह सकते हैं कि उनमें शायद एजुकेशन कम है, लेकिन अब धीरे धीरे वो एजुकेशन आ रही है। जितने हमें एफर्ट्स करने चाहिए कि जो समाज की विभिन्नता है वो सरकार के और समाज के हर क्षेत्र में नजर आए और रिफ्लेक्ट हो, उतनी हम उसकी कोशिश नहीं करते। तो आप कह रहे हैं कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा काबिल जो वकील हैं या जज हैं वो उन सीटों को भरने के लिए भी हो सकता है कि ना मिलते हों। जैसे कि महिलाओं के केस में आपने बताया कि पहले ज़्यादा महिलाएं लॉ करती नहीं थी और इसलिए एक जेंडर डिस्पैरिटी भी बहुत दिखाई देती थी। इस पर भी बहस हुई है कि वहाँ पर हाई कोर्ट्स हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वहाँ पर भी जेंडर डिस्पैरिटी है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और अभी जब हम बात कर रहे हैं, वो बढ़ी हो कुछ, अभी जब हम बात कर रहे हैं OBCs की, अल्पसंख्यक की, दलित की, आदिवासी की, सबसे कम जो है वो आदिवासी जज हैं। 16 जज कुल आदिवासी जज नियुक्त हुए, जो कुल पिछले 7 सालों में 715 हाई कोर्ट जज की नियुक्ति हुई है। ये भी दिखाता है ये फैजान साहब के वहाँ पे जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है, जो मौके मिल रहे हैं। आपने सही कहा कि जहाँ आरक्षण है वहाँ भी प्रतिनिधित्व बहुत कम है, यानी कि उस लेवल तक पहुँच नहीं पा रहे अभी भी, खास करके आदिवासी। आरक्षण हल नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये कह देना कि आरक्षण होते ही हाई कोर्ट में SC ST OBC जजेस बढ़ जाएंगे, ये बात सही नहीं है। क्योंकि जहाँ आरक्षण है
वहां पे जितना आरक्षण है उससे बहुत कम उनका प्रतिनिधित्व है। जो बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक रीजन ये हो सकता है कि अभी जैसे जब मैंने लॉ किया नगमा जी, तो 150 लोगों के 2 सेक्शन में हमारे यहाँ क्लास में 3 लड़कियां थी। लेकिन अब जब मैं लॉ की क्लास लेता हूं कहीं पे भी, उसमें 50-55% लड़कियां होती हैं। और अभी जो ये डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम्स हैं, सिविल जज एग्जाम कहती हैं, हर एग्जाम का जो रिजल्ट आ रहा है उसमें लड़कियां ज्यादा सेलेक्ट हो रही हैं और लड़के कम सेलेक्ट हो रहे हैं। तो हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लड़कियां अब ज्यादा लॉ भी कर रही हैं, उनका प्रतिनिधित्व डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में ऑलरेडी अच्छा खासा बढ़ गया है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में यकीनन वो बढ़ेगा। इसी तरीके से अगर हम डाइवर्सिटी की एक पॉलिसी बनाएं, डाइवर्सिटी को हम बुरा समझते हैं नगमा जी, हम होमोजिनिटी को बेहतर समझ रहे हैं। होमोजिनिटी और डाइवर्सिटी अपोजिट हैं, साथ में नहीं जा सकते। अगर हर चीज में हमें सिर्फ एक ही कलर देखना है तो फिर डाइवर्सिटी कैसे होगी? और डाइवर्सिटी अच्छी इसलिए होती है कि हर सिविलाइजेशन, हर कल्चर और हर समाज के पास समाज की समस्याओं के हल होते हैं। तो वो सारे हल जो समाज में अवेलेबल हैं समस्याओं के, वो टेबल पे होने चाहिए देश में। और वो जब होंगे जब हम डाइवर्सिटी पर फोकस करें। जी, मैं ये समझता हूं कि ये जुडिशरी में आरक्षण से पहले सरकार को ये कदम लेना चाहिए कि इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन बनाए। तो आप कह रहे हैं जो कि आरक्षण सरकारी जो है पद हैं वहां पर उनका प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। जितनी सीटें वहां पर रिजर्व हैं वो सीटें फुल होनी चाहिए जी, वो सीटें फुल नहीं होती हैं। तो जहां पर और रिजर्वेशन यहाँ है, पे जहां पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी में विदाउट कंप्रोमाइजिंग मेरिट, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट दिस थिंग के डाइवर्सिटी को यूज करें किसी मेरिटोरियस जज को ओवरलुक करने के लिए, जी, ये अच्छी बात नहीं। ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा कि मेरिट को ओवरलुक नहीं करना चाहिए, लेकिन अपॉर्चुनिटीज बराबर मिलें उसके लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटी बोर्ड बने, इस तरीके का प्रावधान होना चाहिए। शुक्रिया आपका फैजान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो इस वक्त दिख रहा है वो ये कि हाई कोर्ट की नियुक्तियों में इस वक्त वो जो सामाजिक विविधता है वो नजर नहीं आ रही है।